पार्टी डी है ना, ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करो, डी है। ओके अच्छा जी, लॉसेस के चैप्टर में आए। लॉसेस के चैप्टर में पॉज कर। ओके पेज नंबर 350 एग्जांपल नंबर 9। शॉप ए से इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, शॉप बी से, ये शॉप सी से भी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो मोहतरम पहले डेटे को सिंप्लीफाई तो करें ना, पहले डेटे को सिंप्लीफाई करें, पता तो चले इनकम फ्रॉम बिजनेस है कितनी। 200 माइनस 150 माइनस 80 इज इक्वल टू नेगेटिव 30। बिल्कुल 30 का लॉस आ गया। सैलरी कितनी 80। इसके बाद जो है वो स्पेक्यूलेशन 40 प्लस 20, 10 का गेन आ गया। और उसके बाद कैपिटल गेन 50 और अदर सोर्स 90। तो बैठो भाई जल्दी, तो जो लोग लेट आए हैं ये 2-3 मिनट पहले अटेंड कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं की हमने ये बात की है कि अभी पेज नंबर 350 ना खोलें, पहले मेरी बात सुन लें। हमने ये बात की है कि अगर आपकी नॉन स्पेकुलेशन की दुकानें 3 जगह हैं या स्पेकुलेशन बिजनेस आपने 3 जगह की है, तो उनको सम करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे डाटा को। अब जब सिंप्लीफाई हो गया, अब सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब मुझे बता दें, जब मैं सवाल सॉल्व करना शुरू करूंगा तो ये क्या है, अच्छी सवारी। बाकी सारी तो बसें ही हैं। ये क्या है, बुरी बस। बस अब सॉल्व कर दें। अब सॉल्व करने में क्या मसला, समझ आ गया? वैसे नोट तो करने की अब जरूरत नहीं है। अब सॉल्व कैसे होगा बताएं? सारी अच्छी बसों को बुला लें, सारी अच्छी बसों को बुला लें, बस की बस करा दें आज। सारी अच्छी बसों को बुला लिया। अब इसमें से क्या माइनस करें? पहले टोटल तो मारें, लेस। अच्छा वो नहीं उसको बाहर भेजना था, सैलरी को बारों बार। मेरे तो काफी दिन हो गए चैप्टर पढ़ाए हुए, आपके तो ताजा ताजा होती है ना चीजें, आप लोग तो ऐसे ना किया करें मेरे साथ। माइनस करें, कितने लॉसेज है? सिर्फ एक लॉस है बस। तो क्या करें, उसको माइनस कर दें। सारी ही माशाल्लाह बसें तैयार हैं। कितना? जब आप टैक्सेबल इनकम 200। समझ आ गई? ये कोई मुश्किल बात है? इसमें मैंने क्या समझाना था? लॉसेस का न्यूमेरिकल करना समझाना था या सिंप्लीफाई करना समझाना था? सिंप्लीफाई करना समझाना। डन। अच्छा अब मोहतरम बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपसे बात होने लगी है, इसको जरा तसल्ली से सुनना है और फिर इंशाल्लाह इसको जो है वो हम अप्लाई करेंगे अभी सवाल पे। हम फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन यूज करने लगे हैं पेज 359। पेज 359 पर क्वेश्चन 17 हम सॉल्व करने लगे हैं और थोड़ा रिवीजन पर्पज के लिए यहां जगह खाली है, इसको यूज करने लगे हैं। लेकिन माय डियर, आप लोग बेशक 5-6 लाइनें छोड़ दें इस सफे की, 5-6 लाइनें छोड़कर एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा। पाकिस्तान losses can be adjusted against foreign source income. However,
फॉरेन लॉसेस कैन नॉट बी, सही है। चलें इसकी थोड़ी आपको मैं एग्जांपल्स देता हूं, ये लिखें। भाई ये बंद करा दो सिस्टम, ये तो डिस्कशन रूम बना हुआ है, लाइब्रेरी तो इनके तो नहीं लग रहे पेपर हैं। जो हालात चल रहे हैं ना बच्चों के, तो गप्पे मार रहे हैं। हमारे पास तो सर को जाने का टाइम नहीं होता था, हम तो कॉलेज आना दूर की बात, हम तो घर के अंदर ऐसे घुस के बैठते थे कि महीना महीना किसी को नज़र नहीं आते थे सिवाय मस्जिद के। और आज तक ज़िंदगी में कभी कंबाइंड स्टडी नहीं की। कंबाइंड स्टडी तो टाइम ज़ाया करने का बहाना है। भाई आपको भी भेज दें क्लास में, इनको भी भेज दें उधर ही, वाइट शर्ट। आपने जाना है उधर हाइब्रिड में जाना है? अच्छा फिर आप जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अच्छा चलो आप एक्सप्लेनेशन ना दो ना वो उसमें। अच्छा अच्छा ये वैसे माइनस होगा ना तो सेम हेड में सी हुआ करेगा। असल में ना ये अब पता नहीं, ये आई कैप का रूल है, ये लोगों की राय है कि ये रूल नहीं है, ये वाइस वर्सा ही होना चाहिए, एक दूसरे से सेट ऑफ होने नहीं चाहिए, लेकिन आई कैप की ये राय नहीं, ऐसे होना चाहिए। अब इसमें लॉ में गाइडेंस है नहीं, तो ये ना सेम हेड के अंदर ही हुआ करेगा। कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फॉरेन सोर्स, सेम हेड, उस साल सेम हेड में से माइनस किया करेंगे। अच्छा अब जरा मुझे ये सॉल्व करवा दें आप, ऊपर वाला रूल पढ़ के सॉल्व करवा दें। पहले देख लेना लॉस किस में है बताएं। फॉरेन में, फॉरेन लॉस है। आप पहली वाली लाइन पढ़ेंगे दूसरी वाली? एक्सेलेंट, फॉरेन लॉस है इसलिए दूसरी वाली लाइन पढ़ें। फॉरेन लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट, अगर होना भी होता तो 70 के अगेंस्ट होता ना, कैन नॉट बी। फिर क्या करें, हर फॉरेन लॉस फिर अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कैसे सॉल्व होगा? 70 30 टोटल 100, कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स का लॉस कितना? 10। डन। जी अब सॉल्व करें भाई, इसकी वो तस्वीर उस ग्रुप में भेज दो। लॉस किस में? लॉस जरा कौन सा रूल पढ़ेंगे? पाकिस्तान के बीमारों को बाहर के मुल्क इलाज के लिए, अब सॉल्व कर दें। चले मैं इसको बढ़ा देता हूं मिसाल के तौर पे, इसको कर देते हैं 18, इसको कर देते हैं 25। आप लोग नोट कर रहे थे, माजरत, दोबारा कर लें नोट। अब तस्वीर खींचो, काट के कर लें, उसमें क्या मसला है? काटना आता है ना, ऐसे ऐसे काटते हैं ना, दूसरा तो हमें पता। अच्छा अजीब, अच्छा जी अब क्या करें भाई? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फॉरेन सोर्स इनकम कितनी? 18, लेस करें पाकिस्तान सोर्स कितना? 25। जवाब 0, जारी बात है, फेस पे नंबर। इनकम फ्रॉम
जी फॉरेन सोर्स इनकम कैरी फॉरवर्ड बता दें। नहीं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी और अदर सोर्स डेड हो जाते हैं। प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का पाकिस्तान वाले डेड हो जाते हैं, याद है। कैरी फॉरवर्ड कौन से होते हैं? फॉरेन। फॉरेन हर लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान वाला प्रॉपर्टी और अदर सोर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। डेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस कितना? 7। ठीक है। अच्छा, अब सवाल पढ़ लें, क्वेश्चन 17। Azad Enterprise having 2 foreign branches in Kuwait and Syria. Also is engaged in trading of business consumer durable goods. ब्रांचेस उधर है तो हेड ऑफिस कहाँ होगा? पाकिस्तान में। 2 ब्रांचेस कुवैत और सीरिया में है, तो मेन यानी कि हेड ऑफिस पाकिस्तान में। इसका मतलब ये हुआ करता है इस लाइन का। 2024 के साल में इसको प्रॉफिट आया 430। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये पाकिस्तान का होगा यार, ये पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान सोर्स इनकम 430, पूरा प्रॉफिट है 430। नॉन स्पेकुलेशन होगा, नॉन स्पेकुलेशन प्रॉफिट 430। इस तक पहुंचते हुए कुवैत का 4.8 का प्रॉफिट और सीरिया का 5.3 का लॉस एडजस्ट हो चुका है। तो बताएं इस तक पहुंचते हुए 4.8 क्या हो चुका होगा? सॉरी, ये प्रॉफिट है ना, तो इस तक पहुंचते हुए 4.8 क्या हो चुका होगा? ऐड। लेकिन हम तो हेडिंग दे चुके हैं ऊपर पाकिस्तान सोर्स इनकम। लेस फॉरेन सोर्स इनकम कितनी? 4. और इस तक पहुंचते हुए सीरिया का लॉस भी एडजस्ट हो चुका है। लॉस कैसे? नहीं हो चुका है, वो कह रहे हैं भाई। फिर मैं सही कर देता हूं, सब कुछ हो चुका है। तो बताएं कितना माइनस हो चुके? इसको क्या करूं? फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है। सॉरी, ये भी फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम ही है, दोनों एक ही हैं, हेड दोनों एक ही हैं। निकालें इसको यहां से। इट इज प्योरली बिजनेस इनकम, पाकिस्तान सोर्स। इसमें से निकाल दिया, इसमें से पाक कर दिया। इसके ये मक्खन है, इसके अंदर बाल था और उसको भी हमने निकाल दिया है, और इसके अंदर रोड़ा था उसको भी हमने निकाल दिया है। अब ये प्योरली मक्खन है। अच्छा जी, अब करें वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम, नॉन स्पेक्यूलेशन। अच्छा, ऐसा किया ना, इसको लेस करके निकाला है। इधर देखे ना पहले, इसको लेस करके निकाला है, तो इसको यहां ऐड कर दें, और इसको उल्टाया है तो इसे और रिक्लासिफाई करें। और रिक्लासिफाई में तो सिंपल रूल लगाए ना। अब ये ना सोचें कि उधर निकाला है उधर ऐड किए, इन चक्रों में ना पड़े।
मुझे बता दें बस, मुझे बाहर के मुल्क में क्या आया है, ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बर्लिन और पेरिस एक ही बिजनेस इनकम है। किया था सवाल पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11, याद है? पेरिस और बर्लिन को एक ही कर दिया था। तो अब मुझे बताएं, मेरी नजर में क्या सीरिया और कुवैत अलग अलग हैं? नहीं। लाहौर कराची अलग अलग है? नहीं। अब मुझे बताएं, कोई कुवैत का प्रॉफिट, सीरिया का लॉस, ओवरऑल 0.5 का क्या आ गया? लॉस। अब मुझे ये बता दें कि नीचे वाले रूल्स अभी जो मैंने 2 लिखवाए थे वो बाद में पढ़ाता हूं, ये वर्किंग 1 और वर्किंग 2 कर लिया। आप बता दें न्यूमेरिकल का फेस कैसे सॉल्व होगा। बाहर के मुल्क के लूले लंगड़े पाकिस्तान में इलाज के लिए नहीं आ सकते। बाहर के लूले लंगड़े पाकिस्तान में इलाज के लिए नहीं आ सकते। हम मरुंडे बेचने बैठे हुए हैं इधर, तो इतनी आप लोगों ने रूल बनाया हुआ है। अब इसको न्यूमेरिकल के फेस पे, अच्छा जाके सवाल को ऐसे ना देखे ना, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। वही यार, वो पाकिस्तान में से फौरन बाहर कटे तो लाके मैंने डाल दिए हैं। इसको क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं है, पड़ा हुआ था निकाल दिए। और इधर ये क्या बन गया अब? फॉरेन लॉस। और वो क्या बन गया? हर गुजरने वाले लम्हे के साथ मुझे लगता है कि मैं क्लास अभी तक ही लेके जाऊं, मुझे हालात पता चल रहे हैं अपने। अच्छा जी, ये क्या है? फॉरेन लॉस। और वो क्या है? पाकिस्तान का प्रॉफिट। अब जी न्यूमेरिकल का फेस बना दें, न्यूमेरिकल का फेस बनवा दें। बोले माय डियर, इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान सोर्स इनकम, इसमें से फॉरेन लॉस माइनस कर दूं तो जवाब क्या आ गया? हर फॉरेन लॉस को अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड कर लें इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन, कितना? 0.5। ये न्यूमेरिकल का फेस बन गया। अच्छा जी, अब मैं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ और आगे देखता हूँ फिर। कुवैत ब्रांच पेड टैक्सेस इक्विवेलेंट टू 15 लाख इन कुवैत ऑन इट्स इनकम। अच्छा, इसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट हम नहीं देंगे बिकॉज फॉरेन इनकम हमने ऐड ही नहीं की। तो फॉरेन टैक्स रेट निकाल भी लेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा। फॉरेन टैक्स रेट अगर आपने निकालना भी हुआ तो असल अब वो उसने एवरेज रेट पाकिस्तान में कितना बताया हुआ है? 30%। अगर आपके पास जगह है तो आप इधर बेशक 30% लगा के कर लें न्यूमेरिकल सॉल्व। 430.5 इंटू 30% न्यूमेरिकली सॉल्व करें ना। पता नहीं रेट इसने इधर ही दे दिया बीच में, 129। मैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं माइनस कर सकता? उसमें 2 तरीका होना था ना। एक तो 1.5 ले लेना था मैंने फॉरेन टैक्स, पाकिस्तानी टैक्स ऐसे निकलना था 129 डिवाइडेड बाय 430 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि फॉरेन इनकम तो मेरी है ही नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 0। तो फिर जवाब भी क्या आ जाना था? 0 लोअर। तो इसलिए फॉरेन टैक्स रेट निकालने का फायदा ही कोई नहीं था। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो 129, वो एक तो एक्चुअल 1.5 है ना, देख लेते ना यार, मुझे ना ऐसे देखा करें। एक्चुअल फॉरेन टैक्स 1.5 है ना, या 129 अगर 430.5 पे है तो मेरी कैलकुलेटर बताओ 0 पे कितना? 0। तो लोअर। ठीक है, अब इस सारे की डिस्कशन कर लेते हैं।
ये सारी कैलकुलेशन मुझे यहाँ कर दी चाहिए थी टैक्स की, क्योंकि फिर कैरी फॉरवर्ड को चिन्ह पे एंड पे डाल देंगे। ऐसे ही बनेगा ना, या थोड़े से बड़े हो जाए ना, लकीर के फकीर ना बना करें। कैरी फॉरवर्ड आपको पता है न्यूमेरिकल के एंड पे आता है और ये न्यूमेरिकल के फेस पे जाती हैं। अब समझ आ गई? ये मेरी इनकम आ गई, ये टैक्सेबल इनकम आ गई, ये टैक्स आ गया, ये फॉरेन टैक्स है, ये पेएबल टू गवर्नमेंट आ गया, ये कैरी फॉरवर्ड आ गया। होना आराम है। अच्छा, इतने छोटे से डेटे से भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं? ओह जी जी, आप लोग पूछते नहीं ऐसा सवाल, लेकिन हमें भी राइट है ऐसी बातें करने का। तो हम लिख के आएंगे कि एज पर वर्किंग नंबर 1 द पाकिस्तान सोर्स बिजनेस इनकम इज 430.5 million and the foreign loss is 0.5 million as per working number 2। ये दो बातें लिख के आएंगे। फिर हम लिख के आएंगे द फॉरेन मुल्क के बीमार cannot be adjusted against Pakistan source income. Therefore, the Pakistan source income of 430.5 is chargeable to tax, on which a tax of rupees 129 million is payable. However, regarding 1.5 million, no foreign tax credit will be allowed as foreign income is not added in our taxable income. And the foreign loss of 0.5 million shall be carried forward for the next 6 years from the tax year in which the loss first occurred. इसमें जो आया इससे अगले 6 साल एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सेम हेड, और सेम हेड में से माइनस होगा। ये सारी बात जो मैंने इधर की है इसी को न्यूमेरिकल में कराएंगे। समझ आ गई? थ्योरी में कराएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतनी डिटेल से उसने जवाब दिया होगा। उसने तो हल्का फुल्का ही मुझे लगता है लाइट मोड पे रखा होगा जवाब। फॉरेन इनकम ये आई कैप ने लिखा है 0.5। द नेट फॉरेन बिजनेस लॉस ऑफ 0.5 शैल नेवर बी एडजस्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान सोर्स इनकम। It shall be carried forward the foreign set off against any foreign source income up to 6 years। पाकिस्तान इनकम बताई नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं उसने डिस्कशन फॉरेन इनकम पे मांगी है सिर्फ? ओ, इसलिए उसने फिर वो वाली बातें टैक्स निकालना और वो नहीं की। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मैंने तो रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ी। ओ, सिर्फ कुवैत और सीरिया की डिस्कशन करनी थी, इसलिए उसने 430.5 नहीं निकाला, क्योंकि डिस्कशन ही सिर्फ किसकी थी? कुवैत और। तो हम डिस्कशन को रिवाइज कर लेते हैं। एज फार एज द कुवैत एंड सीरिया इनकम इज कंसर्न्ड, इट इज 0.5 million। However, it will not be adjusted against Pakistan source income। न्यूमेरिकल के फेस से पाकिस्तान सोर्स इनकम से माइनस नहीं होगी। Further, no foreign tax credit will be allowed as foreign income is not added in the taxable income। However, it will be carried forward for the 6 years। तो अब ये जवाब हमारा ये हो गया। Done? Okay? ओ हाँ, चलिए जी। ये लेटेस्ट अटेम्प्ट में ना सवाल आया हुआ है लॉसेस का, ये मुझे याद कराइएगा, एंड पे टाइम बचा तो इंशाल्लाह इसको कर लेंगे, कोई इतनी वो चीज़ नहीं है ये इंपॉर्टेंट। अभी हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं, पेज 133 पे। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं। अच्छा भाई, अब ये बात बड़े गौर से सुनिएगा। बाहर के मुल्क में अगर आप जाके सैलरी कमाए ना, अच्छा एक बात सुन लें कि बाहर की इनकम सिर्फ तभी टैक्सेबल है जब आप रेजिडेंट हैं। अगर आप हैं ही नॉन रेजिडेंट तो बाहर की कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है। बाहर की इनकम सिर्फ कब टैक्सेबल है? जब आप नॉन रेजिडेंट है तो बाहर की इनकम हर किस्म की माफ है, कोई मसला ही नहीं है। तो सिर्फ ये जो पहले चैप्टर में रूल पढ़ा था, पहले दिन दूसरे तीसरे दिन पढ़ लिया था, रेजिडेंट की पाकिस्तान फॉरेन दोनों टैक्सेबल होती है और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान। ये एक जनरल रूल है, जनरल रूल। तो ये जितनी भी फॉरेन की एग्जेम्पशंस है ना, ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए हैं।
क्योंकि नॉन रेजिडेंट को तो वैसे ही फॉरेन इनकम्स माफ हैं। आज ये भी सुन ले जाते जाते, चैप्टर 4 में पढ़ा था रेजिडेंट की पाकिस्तान फॉरेन दोनों टैक्सेबल हैं, और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ, अब अगर दिन दिन गिन के वो निकला ही नॉन रेजिडेंट, तो फिर फॉरेन की डिस्कशन क्या करनी, फॉरेन तो उसकी चैप्टर 4 नहीं माफ की हुई है। बाकी जो चैप्टर 13 एग्जेम्पशंस वाला और सैलरी वाला चैप्टर जो एग्जेम्पशंस देते हैं वो रेजिडेंट की इनकम्स को माफ करते हैं मेरे भाई, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन इनकम पहले दिन ही हमने तीसरे चौथे लेक्चर में माफ कर दी थी। तो अब मैं बताने लगा हूं रेजिडेंट्स की कौन कौन सी इनकम माफ है। अच्छा, रेजिडेंट बंदा अगर बाहर के मुल्क में सैलरी कमाने गया हुआ है, यानी 2-4 महीने के लिए कोई बंदा सैलरी कमाने गया हुआ है, तो उसके लिए हमने ये पढ़ा था, पेज 119 पर, चैप्टर 13 के एंड पे एक समरी भी दी हुई है, छोड़ें, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा। अगर आप बाहर के मुल्क में सैलरी कमाने गए हैं ना, तो आपकी सैलरी सिर्फ तब माफ होगी जब आप बाहर के मुल्क में क्या पे कर दें, फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दें। और अगर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे नहीं किया, लेकिन अगर सवाल साइलेंट हो ना तो अजम्पशंस ले सकते हैं आप, थ्योरी का सवाल अगर आ जाए तो अजम्पशन ले सकते हैं कि अगर बाहर कंट्री में टैक्स पे कर दिए तो माफ कर दें, अगर नहीं पे किया तो टैक्सेबल कर दें। यहां अजम्पशन ले सकते हैं थ्योरी के सवाल में, लेकिन जनरल रूल क्या है अगर आप बाहर के मुल्क में सैलरी कमाए तो अल्लाह का शुक्र है वो माफ है। अगर आपने बाहर के मुल्क में टैक्स पे, और अगर आपने टैक्स पे नहीं किया और आप सिटीजन हैं और साल के आखिरी दिन आप बाहर ही हैं, तो भी फॉरेन सैलरी माफ है। ये दोनों बेनिफिट सिर्फ सैलरी कमाने वाले के लिए हैं। मतलब ये है कि जब ये सैलरी आया करेगी, हम न्यूमेरिकल में ऐड भी किया करेंगे, ऐड करके नीचे लेस भी किया करेंगे। दो एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं फॉरेन इनकम में, वो आपको पता है मशहूर जमाना है चैप्टर 13 में, वो दो हैं। अच्छा, एक पे 334 पे है, जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, वो जिस साल आया उस साल नहीं, हो सकता है जिस साल आया हो वो आखिरी दिन आया हो वो नॉन रेजिडेंट ही हो। नॉन रेजिडेंट की तो टेंशन ही नहीं हमें, हमें टेंशन सिर्फ किसकी, फॉरेन इनकम माफ करने की है, रेजिडेंट। जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, तो वो बंदा जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला, इसकी हर फॉरेन इनकम माफ है, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, डिविडेंड, अदर सोर्स, जो मर्जी हर किस्म की इसकी फॉरेन इनकम माफ है। हत्ता के फॉरेन सैलरी भी अगर है वो भी माफ है। तो ये फॉरेन सैलरी के लिए नहीं है, ये सारी इनकम्स के लिए है। वो फॉरेन सैलरी भी हो सकती है सारी इनकम्स के लिए। एक बड़ा अलग से सिनेरियो है, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता तो है, मतलब वो हटके है बिल्कुल। वो ये है कि कोई बंदा बाहर से पाकिस्तान में नौकरी करने आया हुआ है, बाहर से पाकिस्तान नौकरी करने आया हुआ है, पाकिस्तान, यहां से बाहर नौकरी करने नहीं गया हुआ, बाहर से पाकिस्तान नौकरी करने आया हुआ और उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम है। तो अगर वो नौकरी करने आया है और स्टे 3 साल से कम है और बाहर का पैसा बाहर ही रखे, तो भी अल्लाह का शुक्र है उसकी फॉरेन इनकम्स जो वो बाहर के मुल्क में कमा रहा है, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, जो भी बाहर के मुल्क में कमा रहा है वो सारी उसकी माफ है। लेकिन इसके लिए उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा, यहां आके नौकरी करनी पड़ेगी, यहां आके नौकरी करनी पड़ेगी और स्टे उसका 3 साल से कम होगा, 3 साल के अंदर अंदर होगा। डन? अच्छा जी, इसके लिए मुनासिब है वो जो हमने एक सवाल पहले छोड़ा था ना, उसको कर लें चैप्टर 17 में आके, वो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। मैं शुरू करता हूं पॉइंट 1 से, पेज नंबर 442। लिया चाइनीज इंजीनियर, नाम देखिए कितना छोटा सा रखा है घर वालों ने, आराम से बुलाया जाए। ली आ चाइनीज इंजीनियर, कितना मिस्टर ली आ रहे हैं, मिस्टर ली बैठे, वो अपने नाम के स्पेलिंग लिखना शुरू करते हैं, पहले ही खत्म हो जाते हैं। मिस्टर ली आ चाइनीज, मैं इसमें वेट कर रहा था आप लोग इस सफ़े पे आ जाए, शुगर लगवाने के लिए बुलाया हुआ, मुझे पता दिन थोड़े रह गए हैं। मिस्टर ली आ चाइनीज इंजीनियर हैज बीन वर्किंग सिंस मार्च 2020 से पाकिस्तान में है। हम कहाँ खड़े हैं 2022 में, एज प्रोडक्शन मैनेजर इन कराची, पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है। ये बेहतरीन सवाल है, इसमें सारे सिनेरियोस कवर हुए हैं। इस साल
उसके बैंक अकाउंट में चाइना से पैसे आए हैं। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की नौकरी के पैसे आ रहे होंगे, इस साल चाइना से पैसे आए हैं, उसने चाइना में कोई रेंटल इनकम कमाई है, 40% पैसा पाकिस्तान में मंगवा लिया। ये कौन सी वाली प्रोविजन है, जरा सोच के बताएं। अभी पाकिस्तान नौकरी करने आया हुआ है और इसका स्टे 3 साल से कम है। ये सुने कैसे, मार्च 20 में आया है, 30 जून 20 4 महीने और 30 जून 21 22 2 साल 4 महीने। 2 साल 4 महीने पाकिस्तान में रहा तो स्टे कितना हो गया, 3 साल से कम। दूसरी बात बोलें, पाकिस्तान में क्या करने आया हुआ है, नौकरी। और तीसरी बात बोलें, जितने पैसे पाकिस्तान में मंगाए वो टैक्सेबल, बाकी 60% माफ। लेकिन ये डिस्कशन आप करके आएंगे फॉरेन इनकम पे। अगर पाकिस्तान इनकम पे डिस्कशन मांगी ना, डिस्कशन उसने पाकिस्तान पे मांगी, तो प्रोडक्शन मैनेजर वाली सैलरी उसने नहीं दी, वो फिर टैक्सेबल होगी। ये जो करम लिमिटेड से कमा रहा है वो टैक्सेबल होगी। मैंने डिस्कशन करम लिमिटेड वाले पे की है, जो बाहर से रेंटल इनकम आ रही है उस पे की है, जो बाहर से रेंटल इनकम। डन जी। अगला तो आसान है। उमर एक पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तानी सिटीजन है, पाकिस्तान आया है 1 सितंबर 21 को, 20 साल के बाद। कौन सा वाला पॉइंट अब लगेगा, 20 साल के बाद पाकिस्तान आया है, 4 साल से नॉन रेजिडेंट है। लेकिन ये जरा देखें रेजिडेंट किस साल बना है, 1 सितंबर 21 को आया है। एक्सेलेंट, हमारे साल रेजिडेंट बने। कैसे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने और जनवरी से जून 6, तो 10 महीने दिन भी गिनने की जरूरत है, 10 महीने तो रेजिडेंट है। तो मसला रेजिडेंट की फॉरेन इनकम्स क्या है, इनका रेजिडेंट है ये सारे, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ना मेरे से पूछें, वो रेजिडेंट ही रख रहे हैं जानबूझ के। मसला नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम्स का है ही नहीं, वो चैप्टर 4 में ही माफ है। वो भी पूछ सकता है लेकिन वो तो चैप्टर 4 में ही माफ है, वो इस चैप्टर की रोशनी। ये जो मैंने आपको अभी 4 प्रोविजंस दिखाई हैं, 2 सैलरी के चैप्टर में, 2 इधर, ये बेनिफिट सिर्फ किसको मिल रहे हैं, रेजिडेंट को। तो ये भी रेजिडेंट है, मारा गया रेजिडेंट है, लेकिन मारा नहीं गया, उसे हमारे साल यूएई के से पैसे आए हैं। भाई इस प्रोविजन में ये नहीं लिखा हुआ पैसे मंगवाएं या ना मंगवाएं, इस प्रोविजन में बस 2 शर्तें हैं, 4 साल से नॉन रेजिडेंट हो और दूसरी शर्त यह है कि आप सिटीजन हो। तो अल्लाह का शुक्र है ये 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, 20 साल से बल्कि नॉन रेजिडेंट है और सिटीजन है। तो इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, ये साल आया उस साल और उससे अगला 1 साल, इसकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। डन। सिद्रा है, पाकिस्तानी सिटीजन है, पाकिस्तान छोड़ के चली गई है साल के पहले दिन, ऊपर 2022 पढ़ लिया करें ना, साल के पहले दिन पाकिस्तान छोड़ के चली गई है सिंगापुर में, क्योंकि नाम भी एस से शुरू हो रहा था तो सिंगापुर एस पे चली गई। बे कंपनी एट मंथली एसटीडी, और उधर की करेंसी भी एस से शुरू होती थी। हाउएवर ड्यू टू पर्सनल रीजंस, अब ये मैं आपको नहीं बता रहा, फिर मुझे तो डिटेल पता है, अब ऑब्वियसली 2022 में हुआ था ये मसला। यार आप छोड़ें अब, हाउएवर ड्यू टू पर्सनल रीजंस शी रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आ गई 20 दिसंबर को, रेजिडेंट है बाजी, 6 महीने 10 दिन पाकिस्तान में रुकी है पुत्र, रेजिडेंट है। रेजिडेंट्स की फॉरेन इनकम टेस्ट कर रहे हैं आई कैप, रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम, ये रेजिडेंट है और अभी तक पाकिस्तानी है। अच्छा, ये जो पैसे पाकिस्तान लाने नहीं लाना ना, ये सिर्फ एक ही जगह देखा करना है आपने, किधर, ये वाला जो 3 साल, उसके अलावा पैसे पाकिस्तान लाना ना लाना इरेलीवेंट होता है, इसके अलावा इरेलीवेंट होता है। तो छोटी सी ना एक लाइन इन सवालों के एंड पे डाल दिया करें कि इट डज नॉट मैटर दैट शी ब्रॉट द मनी इन पाकिस्तान और नॉट, और इस सवाल में भी डाल दीजिएगा इट डज नॉट मैटर दैट द मनी इज ब्रॉट इन पाकिस्तान और नॉट। ये बात रेलिवेंट नहीं होती हमारे डिसीजन के लिए, छोटी सी बात डाल दिया करें, जो वो गलत साइड पे लेके जा रहे हैं ना वो डाल। अब मुझे बताएं, क्या ये पाकिस्तान, क्या ये बाहर सैलरी कमाने गई है, हाँ, इसकी सैलरी फॉरेन सोर्स है। अब चैप्टर 7 लगाना है या 13, चैप्टर 13 तो लग ही नहीं सकता ना, 4 साल से नॉन रेजिडेंट नहीं है, वो तो हमारी बाहर गई है बाजी। और दूसरी बात, वो वाले भी लग नहीं सकता कि पाकिस्तान में नौकरी करने आई है, ये तो बाहर नौकरी करने गई थी। तो चैप्टर 13 तो टोटली नहीं लग सकता ना, जहन में भी नहीं आ सकता चैप्टर 13। लेकिन 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 चैप्टर 7 जरूर लगेगा, क्योंकि एक लाइन लिखी हुई है सवाल में, एम्प्लॉयमेंट इन सिंगापुर, इस वजह से चैप्टर 7 लगेगा। चैप्टर
7 इस वजह से लगेगा एम्प्लॉयमेंट इन। चैप्टर 7 हमेशा लगाया करना है जब भी पेपर में ये आ जाए, इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन सी? अब इसकी फॉरेन सैलरी माफ है या नहीं, इसमें जो दूसरी वाली प्रोविजन थी ना, सिटीजन और साल से बाहर आखिरी दिन, वो वाली तो टोटली नहीं लग सकती। उसमें हम कोई एजम्पशन भी नहीं ले सकते क्योंकि सवाल चीख के पुकारा है, वो वापस आ गई हुई है, वो नहीं लग सकती। एक ही बेनिफिट इसको मिल सकता है, अगर बाहर के मुल्क में टैक्स दे दिया तो सैलरी माफ, नहीं दिया तो आप लिख आइएगा तो क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ शी हैड पेड द टैक्स इन फॉरेन कंट्री देन इट इज एग्जाम्ड, हाउएवर इफ शी हैज नॉट पेड द टैक्स देन इट इज टैक्सेबल। तो चैप्टर 13 कब लगाना है? जब 4 साल से नॉन रेजिडेंट है या बाहर का बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने आ गया 3 साल से कम के लिए। वरना अगर पाकिस्तान का बंदा बाहर नौकरी करने गया है, चैप्टर नंबर 7। इसलिए चैप्टर 13 के एंड पे वो सवाल पास पेपर के जरूर अच्छे तरीके से करने हैं ताकि ये प्रोविजन इंशाल्लाह आपको याद रहे। अब याद रहेंगी हमेशा। चैप्टर 13 के एंड पे इनकी समरी भी दी हुई है। 4 साल के लिए पाकिस्तान में कोई नौकरी, 4 साल नॉन रेजिडेंट रह के पाकिस्तान आ जाए तब चैप्टर 13। कोई 3 साल से कम के लिए बाहर का बंदा पाकिस्तान नौकरी करने आ जाए तब भी चैप्टर। जब भी सवाल में लिखा हुआ है चला गया सैलरी कमाने, चला गया, फौरन आपके जहन में आना ये तो जा रहा है बाहर नौकरी करने। फिर कौन सा चैप्टर आना चाहिए जहन में? चैप्टर 7। डन। आफ्टर डूइंग ऑल दिस डिस्कशन, let us revise the last thing so that I may move to my beautiful question, one of the beautiful question. Last discussion हमारी जो इस सवाल के करने से पहले वाली है, मुझे ये बताएं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनने के लिए क्या टेबल था अजीबो गरीब सा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनने के लिए? जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा रुका वो रेजिडेंट। जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज से कम रुका तो नहीं रुका। पाकिस्तान 183 डेज नहीं रुका और पाकिस्तान का क्या है, और वो प्रेजेंट है इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज, किसी और मुल्क में वो रुका है फॉर मोर देन 182 डेज। हाँ भाई, फिर तो उसी मुल्क का ये लग रहा है, इसको जान दे, जा यार जा, फिर तो तू नॉन रेजिडेंट। आंखें खोल के क्लास में। अच्छा, उसने स्टे किया पाकिस्तान में 183 डेज से कम। जी बिल्कुल, उसने 183 डेज स्टे नहीं किया, वो पाकिस्तान का सिटीजन है। वो किसी और कंट्री में 182 डेज रहा नहीं, किसी कंट्री ने उसको रेजिडेंट कहा नहीं, बस फिर आजा तू हमारा ही है। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को सामने रखते हुए अब करें जी चैप्टर 7 का सवाल। आखिरी सवाल निकालें। (133) अकबर a पाकिस्तानी सिटीजन worked at Pakistani citizen worked at ABC Pakistan Limited, an unlisted company and an unlisted company, पाकिस्तान में काम करा है, and a wholly owned subsidiary of बाहर की कंपनी, ये बाहर की कंपनी की सब्सिडरी है। अकबर की इंगेजमेंट 2 साल के लिए उसको हमने पाकिस्तान भेजा है और एक प्रोविजन इसमें ये लगाई है कि 2 साल जैसे ही तुम्हारे खत्म होंगे तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम यूएसए में आ जाओ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। 2 साल उसके खत्म हो गए 30 सितंबर 22 को, 2 साल उसके खत्म हो गए 30 सितंबर 22 को, एंड अकबर लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 1 अक्टूबर 22। तो पाकिस्तान में वो रुका जुलाई, भाई
द 2-year पीरियड एंडेड ऑन 30 सितंबर 22। 2 साल कब खत्म हुए? 30 सितंबर 22 को। पाकिस्तान में रुका जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का एक दिन डाल दें। लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन यकम अक्टूबर ना, यूएसए चला गया यकम अक्टूबर को, तो यूएस, मुझे तो यकम अक्टूबर की फ्लाइट लग रही है। आपके दिल में क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना दिल में? चलें दिल की बात ना बताएं, छोड़ें। टू कंटिन्यू हिज एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए एज पर एग्रीमेंट ऑन 15 फरवरी ही रिजाइंड फ्रॉम यूएसए। चलें अभी सब्र करें। तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 30। तो फिर 29 दिन अक्टूबर के यूएसए रहा। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। अब 31 हो गए हैं, साढ़े बारी। अक्टूबर के 30, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, अच्छा पेड़ 15 फरवरी को ही रिजाइंड फ्रॉम यूएसए एंड ज्वाइंड इन यूके। यहां पे रुक के जरा मुझे बताएं 15 फरवरी का दिन कहां डालूं मैं? 15 फरवरी यूएसए डालूं, यूके डालूं? यार जो मर्जी कर लें यार, आपकी मर्जी है, वो कुछ नहीं, इसमें ये नहीं बताया हुआ। अब आने जाने का दिन यूएसए यूके का हम कैसे डिसाइड करें? उसने बता ही नहीं रहा। यूएसए में डाल दे। अब आप कहेंगे यूएसए से जाने वाला दिन यूएसए में डालें और यूके पहुंचने वाला दिन यूके में डालें। अब वो फिर डबल हो जाने काम। अब क्या करें? कोई इसका हल नहीं है ना, जो मर्जी कर लीजिएगा आप लोग। अब इसमें ऑप्शन है आपके पास। मैं चलें 15 को गया तो 15 का दिन मैं यूएसए में डाल रहा हूं, आगे यूके से गिनना शुरू करता हूं। अच्छा, एंड ज्वाइन इन यूके अंडर एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। However, due to family problems, he resigned from DEF और पाकिस्तान वापस पड़ा हुआ है। 30 अप्रैल को उधर ही मिला है। 30 अप्रैल को पाकिस्तान ही है, सैर सूर करके 30 अप्रैल को पाकिस्तान में है। अच्छा, मुझे 28 माइनस 15 बताएं। 28 माइनस 15 कैलकुलेटर के बगैर। 28 माइनस 15 13 दिन फरवरी के, मार्च के 31। यार 29 डाल लेना, पाकिस्तान आ गया है 30 को। पाकिस्तान वाला तो हिसाब सही रखे ना, वो तो ना आउट करें। मुझे यही लग रहा है पाकिस्तान आ गया है 30 को, तो आने और जाने का दिन पाकिस्तान में तो कम से कम पूरा गिने ना। यूएसए यूके वाला मसला हो गया था, मैं क्या करता, लेकिन पाकिस्तान आने का दिन तो पूरा गिने ना, इसमें तो गड़बड़ ना करें। ठीक है, अब ये हो गया। तो बाकी दिन अब कहां होने चाहिए? पाकिस्तान में डाल दूं या किधर? पाकिस्तान में। ये मैंने रेड मार्कर से डाले हैं, यानी अगला स्टे अप्रैल के कितने दिन? और यार हद होगी, किस पिंड में है आप? 29 दिन उसके उधर डलवा दिए हैं ना, मई के। यार कैमरा मैंने खुद ही करता हूं भाई, आप जरा। और जून के हाइब्रिड वो ऑनलाइन वालों 30, वेल डन माय डियर, वेल डन। आप लोग जैसे लोग चाहिए हमें, वेल डन इज इक्वल टू, ये मैंने कहा इसके लिए बंदा ले जाइएगा, ये आप लोगों के करने वाले काम नहीं है, ये आप लोगों के लेवल नहीं है। हाँ 1 173। अच्छा, वो साइड पे होकर टोटल कर रहा है 365 पूरे हुए हैं या नहीं, उसको मेरी कैलकुलेशन पे ही शक है। पूरी जिंदगी यही करना तुम, साइड पे होके। और एक दो कर रहे हैं अभी, मुझे पता है एक दो कर रहे हैं, कोई चक्कर किया होना इन्होंने। कर लें चेक, हो सकता है इंसान है, गलती है। 365 पूरे नहीं हुए? पूरे हो, शुक्र है। साइड पे होके कर। और एक साइंसदान बैठा हुआ है, कहते हैं मैं 365 इधर निकल के ना कोई इक्का दुक्का बैलेंसिंग निकाल लूंगा, मैं तो टाइम सेव कर। साइंसदानी अपने पास रख अपनी, शॉर्टकट में सही तरीके से हो नहीं रहा, शॉर्टकट इनको पहले आ रहे हैं, मैं तो ये वाले बैलेंसिंग निकाल लिया करूंगा। मैं कोई बैलेंसिंग नहीं निकालने, आराम आराम से निकालिएगा। अच्छा जी, अब इसने 3 महीने नौकरी की है पाकिस्तान में, जुलाई अगस्त सितंबर। इसके बाद ये बाहर चला गया और सवाल सिर्फ बाहर की सैलरी का पूछ रहा है। बता दें सवाल कहां से आया है? बाहर चला गया और सवाल सिर्फ बाहर की सैलरी का पूछ रहा है। चैप्टर से वो तो इसलिए पता चला ना, इस चैप्टर में सवाल डला हुआ था। वो तो इसलिए पता चला ना, इस चैप्टर में सवाल डला हुआ था। नहीं इसलिए पता नहीं चला, वो बाहर चला गया। क्या करने? नौकरी करने। देखिए ये इसकी नसीब में नौकरी है,
to continue his employment in USA and then resigned and joined DEF as an employment agreement. No. अच्छा, अब सवाल क्या पूछ रहे हैं? पाकिस्तान की नौकरी की डिटेल बताएं या फॉरेन की बताएं? जब भी पेपर में इस तरह में क्यों किया हुआ है? जब भी पेपर में क्या आ जाए? फॉरेन सैलरी। जब भी पेपर में क्या आ जाए? तो मेरे भाई आपके जहन में सिर्फ आना चाहिए चैप्टर, क्यों बाहर गया है नौकरी करने के लिए, चैप्टर 7। लेकिन पहले ये डिसाइड कर लें ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, फिर आगे चलते हैं। पाकिस्तान का स्टे 183 डेज से, लेकिन तीसरा वाला लगाएं, स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर। नो, सिटीजन लिखा हुआ है पहली लाइन में, सिटीजन लिखा हुआ है। प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज, प्रेजेंट इन, इसकी आवाज आई थी। प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज, नो। क्या किसी मुल्क ने इसको घास डाले कि तू मेरा रेजिडेंट है? कहीं लिखे सवाल में? ये बंदा क्या निकला? रेजिडेंट। तो मैं कह रहा हूं वो रेजिडेंट की फॉरेन सैलरीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहे? बैठा नहीं हुआ इधर कोई, सॉरी। वो रेजिडेंट की फॉरेन इनकम्स पूछ रहे, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन इनकम चैप्टर, तो फिर नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम तो चैप्टर 4 नहीं। आपकी नींद ने मुझे उठाया, वरना मैं आराम से बैठा हुआ था। वरना नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम्स तो पहले दिन से ही माफ है। हम तो नहीं इतना सोच के आया था कि इतना कुछ होगा आज। हमें पता चल रहा है कि हमें इतना कुछ पता है। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि वो जो दूसरी वाली प्रोविजन है, सिटीजन है और साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर है, वो वाली ना लगा दें। साल के आखिरी दिन कैसे पाकिस्तान से बाहर है? 30 अप्रैल को पाकिस्तान आ गया हुआ है, दूसरी वाली प्रोविजन नहीं लग सकती। अब पहली वाली प्रोविजन लगवाएं। उसमें क्या नोट देके आएंगे? यूएसए यूके में क्या नोट देंगे? पहली वाली प्रोविजन लगवाएं। पहली वाली क्या थी? अगर बाहर टैक्स दे दिया तो बाहर की सैलरी माफ। और दूसरी वाली प्रोविजन क्या थी? अगर साल के आखिरी दिन बाहर हो तो माफ। वो वाली लग नहीं सकती, लेकिन पहली वाली लगा सकते हैं। लेकिन उसमें इसी तरह जैसे ये सिदराबाजी वाला सिंगापुर भेजी थे, तो ये एक एक करके भेज रहे हैं। हमने अकबर को भेजा था, 2 में ही वापस आ गए हैं। वो पर्सनल रीजन थी, इसकी रीजन उसने बताई नहीं। तो जो बंदे भेजी जाओ वापस आ। तो अब मुझे ये फैमिली प्रॉब्लम, अब मुझे ये बताएं कि अगर फॉरेन सैलरी, क्यों इस तरह कर रहा हूं, अगर फॉरेन सैलरी सवाल में आ जाए तो वो 2 प्रोविजंस हैं जो किस चैप्टर में है? सैलरी के चैप्टर में। ठीक है, आप बता दें इसने बाहर के मुल्कों में टैक्स पे किया या सवाल में नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ सवाल में। तो ठीक है, दोनों बातें कराइएगा, लेकिन सवाल थोड़ा सा लेंथी सा है ना। तो पहले तो ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का क्राइटेरिया डिस्कस हुआ हुआ है, फिर आप वो वाली बात लिखाइएगा कि साल के आखिरी दिन बाहर नहीं है, इसलिए इसके मुताबिक तो वो टैक्स एग्जाम नहीं है। देखिए ना, वेर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान एंड रिमेन्स अब्रॉड, वो ये वाली प्रोविजन लग नहीं सकती, लेकिन ये तो लग सकती है ना। हाउएवर इफ ही हैज पेड द इन यूएसए एंड यूके, देन हिज सैलरी विल बी, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। दूसरी ये वाली प्रोविजन तो लग नहीं सकी, ये वाली तो लगा दें। बाकी ये तो आपको पता है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डिस्कशन हुई हुई है। डन, तो एक बड़ी अच्छी रिवीजन हो गई। ओके, चले माय डियर, चैप्टर 17 पे आए, पेज 447। 17-18 रह गया और कुछ भी नहीं रह गया। ओह गुड यार, इट्स गुड न्यूज़। 2:40 का कहा था इंशाल्लाह। घर वालों को तो मैंने बता दिया, अब आराम से असर तक 5:15 करीबी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पता नहीं ना, ये सारा इसके ऊपर है कि आप क्वेश्चन 2 कितनी देर में करवाएंगे, या हम आखिरी पार्ट में करेंगे। ये एक सफ़े का इनकम टैक्स ऑन अमेरिका, उम्मीद है 35 मिनट में करवा देंगे आप, तो मैं भी 45 मिनट में कर दूंगा, तो कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 47 और 49 निकालें माय डियर, चैप्टर 18 में, ताकि बस ये मुकाएं आप चीजें। क्वेश्चन 47 और 49 निकालें।
चैप्टर 18 47 भाई ये किया हुआ 47 का 1 उन किताब ही होने थे, इन्होंने कहने नहीं किया हुआ। अच्छा जी पढ़ लें जी ऑन। अच्छा बस ऑन ढिले पै जाओ, अब कुछ भी नहीं है, बस मेन चीजें मुक गई हैं। ओ भाईजान तू किताब ही बंद कर चढ़ी तीनों बंदा अच्छा उसने बंगला बेच दिया कराची में, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक या बिजनेस? बंगला इन कराची, बस ये कहीं तो नहीं, दुकान तो नहीं लिखी हुई, बस बंगला इन कराची, ये कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन इनकम सेपरेट ब्लॉक 51 मिलियन का, जो उसने खरीदा था काफी साल पहले 46 मिलियन का। एफपीआर ने वैसे इसकी वैल्यू लगाई है सेल के वक्त 48 और परचेज के वक्त 40। ये सॉर्ट ऑफ फेयर वैल्यू होती है। मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था जिन चीजों की फेयर वैल्यू ना पता हो ना वो एफबीआर लगाता है। परचेज में कोई तस्वुर नहीं है हायर ऑफ शायर ऑफ लोअर ऑफ का। परचेज में कभी भी आपको कह देना मार्केट वैल्यू ये थी, परचेज प्राइस ये थी, इसको ऑलवेज इग्नोर। वो जो हायर ऑफ का चक्कर है वो परचेज में नहीं होता, वो कॉन्सिडर। इसलिए परचेज की कभी, परचेज की ये एक्चुअल परचेज है माय डियर और ये उसकी फेयर वैल्यू है। प्लीज परचेज की फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है, ऑलवेज इग्नोर। हाँ सेल देख लें, 51 का बिका है, 48 मार्केट वैल्यू थी, दोनों में से हायर बता दें। 51 आप बता दें, हम जवाब कैसे दें? कॉन्सिडर माइनस कॉस्ट। बताएं 51 उठाऊं या 48 हायर, और उसमें 46 और 44 या सिर्फ 46 ही देखना है? तो इसमें लिख लें इन दोनों का हायर उठाया करना है सेल में, लेकिन परचेज में एक्चुअल। कॉस्ट में कभी पढ़े कॉस्ट इज एक्चुअल और हायर और ली या चाइनीज? ओके अच्छा जी पॉइंट 2 देखें जी, हमने आसान सा पढ़ा हुआ पहले कभी, और गेन भी इसका बता दें। अच्छा मोहतरम, ये आई कैप ने पहली दफ़ा टेस्ट किया है ज़िंदगी में। आई कैप से पिछले दिनों बात भी चली है, अभी तो अब हम उनको कोशिश करें मनाने की कि ये आइंदा टेस्ट ना करें, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने कर सकता हूँ टेस्ट। लेकिन आई कैप को मना भी किया यार ना करो, इस तरह के पंगे ना लो। गिफ्ट देने वाले की किताबों में टैक्सेशन कैसे होती है ये तो हमने नहीं पढ़ा था। हमने तो पढ़ा था गिफ्ट मिली हुई चीज़ आगे बेच दी। इसके तो हज़ारों सवाल किए हमने, गिफ्ट मिली हुई चीज़ आगे बेच दी, कभी फादर से गिफ्ट मिल रहा था, कभी किसी से गिफ्ट मिल रहा था। आज सॉर्ट ऑफ ये सवाल है कि ये खुद फादर है समझ ले, आज ये गिफ्ट देने वाला है। तो डोनेशन में जैसे बोलते हैं नहीं डोनर डोनी, तो इधर गिफ्टर तो लफ्ज गलत है और गिफ्टी, लेकिन अब साड़ी अंग्रेजी साड़ी क्लास, तो गिफ्टर की किताबों में आज तक कभी सवाल नहीं आया गिफ्ट देने वाले की। गिफ्ट मिला हुआ बेच दिया, इसके सैकड़ों सवाल हैं, जाके आप देखिए हमने किए हैं क्लास में। गिफ्ट मिला हुआ आगे बेच दिया, ये गिफ्ट देने वाले के लिए सवाल है। ही गिफ्टेड, वो सवाल जो हम करते थे वो होते थे ही सोल्ड विच वॉज गिफ्टेड बाय हिज फादर, ये है ही गिफ्टेड। तो इसमें ना आसान रूल होता है ही गिफ्टेड, तो कंसिडरेशन तो 0 है। ही गिफ्टेड है, ही गिफ्टेड, मैंने इसको गिफ्ट कर दिया, अब ये कंसिडरेशन तो 0 है, मेरी कंसिडरेशन कितनी है 0। लेकिन इसमें रूल ये है कि फेयर वैल्यू ले लीजिएगा, इसमें रूल ये है कि फेयर वैल्यू ले लीजिएगा, और कॉस्ट तो फिर आपकी अपनी ही होगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है, इसमें तो ये कॉस्ट वाला पंगा ही नहीं है, कॉस्ट तो आपने खुद ही खरीदी होगी। तो सादा सी बात है यार, अब बात तो सादा सी थी लेकिन उसको पूछनी नहीं चाहिए थी। मैंने कितने की चीजें खरीदी हैं 0.3 मिलियन की। जब मैंने कॉइन गिफ्ट किए तो वो बाजार में कितने के थे? असूली तौर पे मुझे बताएं कंसिडरेशन कितनी है अकल को इस्तेमाल करते हुए, अकल को इस्तेमाल करते हुए।
अक्ल को इस्तेमाल करते हुए मैंने कितने की बेची है? 0। लेकिन ये गिफ्टर की बुक्स हैं या गिफ्टी की? कभी आ सकता है सवाल, एक दफा आके आपने पूछ लिया, मैं क्या करूं? कंसिडरेशन क्या ले लें? जबरदस्ती फेयर वैल्यू लें 2 पॉइंट। कॉस्ट का कोई पंगा नहीं है, कॉस्ट तो गिवन है सवाल में 0.3। इस तरह आप लोग गेन निकालिएगा। तो गिफ्टर की बुक्स लिख लें, अजीब सा लफ्ज। गिफ्टर का नाम बता दें। अशफाक, माशा, बहुत मेहनत से आप लोगों ने ढूंढा लगता है। अच्छा, किसी दिन टाइम निकाल के आए। थोड़ी मेहरबानी सानू। अच्छा, कोई किसी दिन खुला टाइम, किसी दिन खुला टाइम हो तो जाए नहर पे डुबकियां लें। चलो ठीक है, जो रह गए पेपरों के बाद इंशाल्लाह। कह रहे चैप्टर 18 के पहले 10 सवाल रह गए हैं, ठीक है, पेपरों के बाद आ जाइएगा इंशाल्लाह। कोई नहीं मिलेगा इधर आपको, आफ्टर सेल सर्विस वैसे ही नहीं है। अच्छा जी, मतलब ये होता है कि पेपर देके निकल रहे होते हैं, तस्वीरें भेज रहे होते हैं, इसका क्या करना था सर, इसका क्या करना था सर। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस मेरी तरफ से नहीं है। आप कॉलेज में आ जाइएगा, जब अगला सेशन शुरू होगा, चलते फिरते मेरे से पूछ लीजिएगा, तो उस वक्त मैं ये कह देता हूँ कि इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा बेटा, कुछ नहीं आपको। ओके, अच्छा भाई, एक रूल है पुराना, वो जरा याद कर लीजिएगा। इसलिए मैंने 47, 49 दोनों लिख दिए ताकि आप लोग इनको रिवाइज कर लें। पुराना रूल एक ये है कि जब कभी इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मिलते हैं ना, तो हायर ऑफ नहीं करने होते। हायर ऑफ पैसे रिसीव्ड और फेयर वैल्यू, फिर सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम के पैसे ही लेने होते हैं। और जब कभी इंश्योरेंस क्लेम से पैसे नहीं मिलते, वैसे ही आप चीज बाजार में बेच देते हैं, फिर हायर ऑफ। और मुझे याद है मैंने 0.3 इसका करवाया था उसी दिन, और अगले दिन मैंने इसका वाला पॉइंट नंबर 2 करवाया था, ताकि एक ही सेटिंग में दोनों बातें समझ आ जाएं। बहरहाल 47, 49 मैंने इकट्ठा इसलिए लिख दिए कि आप लोग घर में भी इसको इकट्ठा कर लें। ठीक है, हम 47, 49 को टोटल कर लेंगे, घर में भी इकट्ठा कर लेंगे। 0.4 an executive table felt नहीं हो। An executive table which Ishfaq used at his house was moved. अच्छा to his office, मैंने समझा ऐसे पैदी थे, ऐसे मूव कर ली तो टैक्सेशन करनी है। Was moved to his office। बता दें क्या करेंगे इसको, एक्विजिशन लेंगे, डिस्पोजल लेंगे? एक्विजिशन। बिजनेस में ये क्या होगी? एक्यू फॉर ऑफिस यूज, एंड इनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 10,000 इन दिस रिगार्ड। The fair market value of table at that time was 75. Ashfaq had purchased this table for 90. Compute the amount chargeable to tax. मोहतरम, बिजनेस के एंगल से ये एक्विजिशन है, अभी पूछ रहा था चार्जेबल क्या है। तो जाती एसेट बिक रहे, बिकने का एंगल डिस्कस करने, बिजनेस में जाने का डिस्कस नहीं करना। ये नहीं डिस्कस करना कि सेक्शन 76 की रोशनी में कॉस्ट क्या है। वो फिर आपका जवाब ठीक था। सेक्शन 76 की रोशनी में कॉस्ट पूछी है या गेन टैक्सेबल अमाउंट पूछी है? चार्जेबल अंडर द हेड। फिर कैपिटल गेन का सवाल आया हुआ है, तो कैपिटल गेन में तो पर्सनल एसेट्स का बेचना चार्जेबल, याद है ना? जाती टेबल, जाती चेयर, जाती चीजें। अगले सवाल में जाती पैरट आपने बेचा था, घर में जो पैरट था, पैरट भी तो मूवेबल होता है ना, टी टी कभी, सॉरी जी बात। तो पैरट कोई भी जाती चीज बेचते हैं। मुझे बताएं कि एक्विजिशन के एंगल से सवाल है या डिस्पोजल के एंगल से? डिस्पोजल। बिजनेस के चैप्टर में ये एक्विजिशन है, इसकी फेयर वैल्यू उस इनकी कॉस्ट होगी। लेकिन अभी मुझे बता दें मैंने क्या घर के एंगल से बेचा है? मैंने घर के एंगल से टेबल बेची है, सॉर्ट ऑफ डिस्पोजल है ये। डिस्पोजल की डेफिनेशन जाके पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ था घर के एसेट को बिजनेस में ले जाना। अब ये एक तरह की डिस्पोजल है। डिस्पोजल को तो इग्नोर करें आप, क्योंकि घर की गाड़ी बेच देना क्या है? टैक्सेबल नहीं है, याद है ना?
घर की गाड़ी, घर का फर्नीचर, घर के पंखे, घर के बर्तन बेच देना किसी हेड में नहीं जाता, लेकिन घर की ज्वेलरी बेचना और घर की वो चीजें बेचना, ये तो यार एक कटिंग मशीन यूएई में एक्सपोर्ट कर दिया, याद है? जल्दी से बता दें इसमें कैसे करेंगे कंसिडरेशन माइनस WDV, ये बिजनेस में यूज हो रही है यार। जब वो बेचते हैं ना बाहर के मुल्क तो कंसिडरेशन माइनस WDV नहीं लेते, कॉस्ट माइनस WDV लेते हैं। कितने लोगों को याद है? कॉस्ट माइनस WDV लेते हैं। तो ये तो आसान सा था, ये वाला करवा दिया था, ये ग्रे पैरेट वाला, ये वाला भी क्लास में करवा दिया था, मुझे याद है अच्छी तरह करवा दिया था। ओके ये लॉसेस का सवाल है लेटेस्ट टाइम का, ये मेरी नज़र में कोई करवाना जरूरी नहीं है। इस तरह का सवाल आपको क्लास में करवाया हुआ है, कभी जिंदगी ने टाइम दिया तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं इसकी, इसलिए हम टेंशन नहीं ले रहे। अब हमारा सब कुछ मुक गया अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये एक क्वेश्चन 2 रह गया, उसके लिए हम अगला पार्ट बनाएंगे। पेज 447 निकाल लें, उससे पहले जरा ये वाली डिस्कशन ले लें। पेज 447 पे भी ऑलमोस्ट यही बातें लिखी हुई हैं। अच्छा एक मिनट, शुड ईच पार्ट बी आंसर्ड ऑन अ सेपरेट पेज? ऑब्वियसली थ्योरी के क्वेश्चन में क्या हमने मेमोराइज करनी है प्रोविजन वर्ड टू वर्ड, या फिर हम जो है वो उसको अपने अल्फाज के अंदर लिख सकते हैं? मुहतरम अगर अपने अल्फाज में लिखते हुए आप चीजें स्किप कर रहे हैं तो फिर नहीं लिख सकते आप अपने अल्फाज में। जाहिर बात है, अगर आप लिख रहे हैं इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर 183 डेज और मोर। अब इसके अंदर जो है वो 2 गलतियां, एक गलती ये है प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर अमाउंटिंग इन एग्रीगेट या सेपरेटली वाली बात नहीं की, और दूसरा ये बात नहीं की इन अ टैक्स ईयर। फिर आप पेपर में ये लिख के आ गए कि वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सॉरी where a person is a citizen of Pakistan and remains abroad for 4 tax years, then his income will be taxable in the year in which he became in the year in which he came and the next year। अब इसमें ब्लेंडर है, अब आपने ये बता के आना है कि where a person was a non-resident in the 4 tax year preceding the year in which he became resident, ये लफ्ज लिख के आना है। then his foreign income will be exempt in the year in which he came, नहीं in which we became resident in the next year। तो ये सारी चीजें अब आपने ये लिख के आने के अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, तो an assessment order can be amended within 5 years from the year in which assessment order is issued or from the 1 year in which amendment was made। इस तरह नहीं, an assessment order can be amended within 5 years within the later of 5 years from the end of that financial year in which original assessment order is issued or 1 year from the end of that year in which amendment took place। ये पूरी बात लिख के आएंगे तो नंबर मिलेंगे। वो उधर और अल्लाह का शुक्र है बच्चे मैंने आपको दिखाया ऐसे ऐसे लिखते हैं, मोती पुरे होते हैं जैसे। रिटर्न के लिए फर्निश का लफ्ज लिखना है, असेसमेंट ऑर्डर के लिए इशूड का पास्ट का लफ्ज लिखना है, जो जिसके लिए लफ्ज है वो उसके लिए लिखना है, आपको पता है। रिवीजन प्लान बच्चे मांग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज रिवीजन प्लान, आप लोग किसको कह रहे हैं मुझे नहीं पता। रिवीजन जो न्यूमेरिकल्स रिवीजन के लिए करने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी जाहिर बात है मेरे ध्यान में तो यही है कि 4 दिन में बस फारग कर दें पूरी किताब पकड़ के। 4 दिन तो 4.5 दिन लग जाते हैं। मैं तो सीरियसली बताऊँ, हम 5 दिन लगते थे, 4 दिन में किताब पूरी फारग हो जाती थी। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, हम 5 दिन रखते थे पहली रिवीजन के लिए, 4-4.5 दिन में पूरी किताब फारग हो जाती थी, वेले बैठे होते थे, फिर अगला टॉपिक शुरू करते थे, अगला सब्जेक्ट। बहरहाल अगर आपका दिल है तो आधा स्प्लिट करके पहले जो है न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर कर लें, फिर उनके साथ न्यूमेरिकल्स भी कर लें चैप्टर 18 के, और फिर थ्योरी वाले चैप्टर्स की तरफ मूव कर जाएं। ओके बहरहाल दिन ही कितने 4 दिन तो टोटल चाहिए होते हैं पूरे सब्जेक्ट के लिए। पेज नंबर 447 मैंने कहा था, कौन सा कहा था निकालें सर? पुआ वाला पेपर दिखा दे कैसा होता है, ये देख लो बेटा, ये देख लो, क्योंकि किसी ने क्लास के बाद ये भी कहना है, इन पे पुआ वाला पेपर नहीं दिखाया कभी। ये जी पुआ वाला पेपर होता है, कैफ लिखा होता है ऊपर, ये हो चुका है लोगों के साथ, इनको एडिशनल रीडिंग टाइम भी देके देख लिया था, फिर भी कोई। अच्छा 8 क्वेश्चन करने हैं आपने, ब्लैक पेन यूज करने हैं, टैक्स रेट्स गिवन एट द एंड है। तो ये सवाल आया था बिजनेस वाला, ये जो हमने क्लास के अंदर किया था, तो 18 में से 9 इसमें से लगा लें, कैलकुलेटर पकड़ते हैं, 18 में से 9 इसमें से लगा लें। बाकी ये यूपी वाला आया था, इसमें जो है वो 11 में से लगा लें, 6 लगा लें, चलें इधर भी। फिर ये सैलरी वाला आया था, इसमें लगा लें 7 में से 4 लगाने चले। कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज, ये तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन छोड़ के गए हुए थे, इसमें नंबर ना लगाएं। नहीं एक आधा नहीं आता होता, ये प्राइवेट और वो कंपनीज हैं,
3 इसमें लगा लें, ये गलत हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बताना। ये लॉसेस का सवाल है जो मैंने कहा था अगर टाइम बचा तो आज क्लास के एंड पे करेंगे। और इसमें 9 में से लगा लें आप, 9 में से लगा लें आप 4 लगा लें, 4 लगा लें। वो इंडिविजुअल्स बताएं जो एसेट की ओनरशिप की बेस पे रिटर्न जमा करवाते हैं। मिसालें देना शुरू करें। रिटर्न जमा करवाते हैं, पहला सफा, सोचें एसेट की ओनरशिप की बेस पे रिटर्न जमा करवाते हैं, गाड़ी की सीसी और फ्लैट्स प्लॉट्स वगैरह। और अब आपको छोड़ दिया, आप लोगों ने तो लुट मचा देनी, आगे चलें। इसमें लगा लें आप 4 में से 4 लगा लें। सफदर मलिक रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर रिजाइडिंग इन यूएई फॉर 7 years। अभी जो पड़ा 4 साल वाला। चलें इसमें लगा लें, फिर 3 लगा लें, 3 लगा लें। अच्छा, बाहर की गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जब भी पाकिस्तान आए ना, तो इसमें आपने वही बात लिख के आनी है, अनलेस कि कोई कंसल्टेंट या वो लाइन वाजे लिख दे, वो जो एक थी कंसल्टेंट वगैरह और वो होते थे, तो फिर वो पाकिस्तान, फिर आपने यूज करें कि पाकिस्तान का बंदा भी वहाँ यही वाली सर्विसेज दे रहा है। इस किस्म की एजम्पशन लेके सवाल सॉल्व करना है। चलें इसमें 0 लगा लें। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ, अच्छा मुझे बता दीजिएगा एंड पे कितने हो गए, बाकी इंशाल्लाह मैं बैलेंसिंग करा दूंगा, वो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने साथ साथ। अच्छा, ये तो टर्म टेस्ट में आया था, कुछ बच्चे कह रहे थे ये हुआ नहीं, ठीक, ये तो भी हमने रिवाइज करना है। इसमें 2 लगा लें, इसमें लगा लें, ये आपको टेस्ट में आया था, इसमें लगा लें, इसमें आप 15 में से 10 लगा लें, 10 लगा लें। कितने 45। अच्छा, इसमें तो 0 लगा लें जो आज आप लोगों ने सुबह किया। अली एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स टू बाली, वो तो अली खुद परेशान था कि मैंने 16 मिलियन की सेल अगर कर दी है रजिस्टर्ड को नॉन रजिस्टर्ड को, तो इसमें 0 लगाएं अभी। अच्छा, जेली एंटरप्राइज सेल्स टैक्स फेल टू फाइल इट्स रिटर्न डिस्पाइट रिसीव, नोटिस देने के बाद भी रिटर्न जमा नहीं करवाई, अभी बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट। ये तो सेल्स टैक्स आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, बेस्ट जजमेंट। इसमें भी 0 लगाएं फिलहाल, क्योंकि जहन में नहीं आया था ना कि क्या वजह बनी है। कितने हो गए, कितने हो गए अभी तक? अभी 45 ही हैं। अच्छा, इसमें जो है ना आप लगा लें 3, लगाएं 3, कितने हो गए 40। अच्छा, ये पिलर्स भूल गए थे याद करना, बस यही सफा छोड़ा था पूरे चैप्टर में, ठीक है, यही सफा छोड़ा था। अब ना 2 नंबर ऊपर से करवाएं कहीं से, इसमें एक और लगा लें, एक इसमें लगा लें, एक इसमें लगा लें, एक वो अपनी तरफ से दे देता होता है, 49 वालों को पास कर देता होता है। हो गया, बस ये इतना ही होता है सीन। अच्छा, पेज 447 निकालें, पेज 440। अच्छा, कोई लग रहा है को हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में ये रेट दिए होते हैं, ये सिक्योरिटीज के रेट दिए हुए हैं, टेबल 1 2 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए, इनिशियल अलाउंस के, मिनिमम टैक्स का, और ये सारे। हाँ बोलें, पेज 447 चैप्टर नंबर 17। अच्छा, ये सारी बातें तो आपसे होगी नहीं है। सेपरेट ब्लॉक में उन बिल्डिंग्स को डालना है जो बिजनेस में यूज, बताए ना अभी आज ही पढ़ा है, और जो बिजनेस में यूज हो रही हैं उन बिल्डिंग्स को बिजनेस। नॉन एडजस्टिंग अमाउंट का एक और नाम साइनिंग अमाउंट है, छोड़ें। चैप्टर 4 में एफटीआर है, एफटीआर को प्रेजम्पटिव रिजीम भी कहते हैं, ग्रॉस इनकम भी कहते हैं। पूरे लॉ में ना रूल्स जो 2000 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था, रूल्स 2002 में आए थे। रेजिडेंट में कुछ रूल्स लिखे हुए, कुछ रूल्स अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में लिखे हुए, चैप्टर 4 में है दोनों, और कुछ एग्रीकल्चर में रूल्स लिखे हुए हैं। तो रूल्स 2-3 जगह ही है। रूल्स का मतलब होता है इनकम टैक्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सेल्स टैक्स में तो एक चैप्टर एक्ट का है, दूसरा चैप्टर पूरा का पूरा रूल्स का है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में यही जैसे भी डिस्कशन करी थी, पहले लॉ को प्रोड्यूस करें, फिर उसके बाद सिनेरियो को रेफर करें, बल्कि ये दोनों चीजें साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर निगेट कर देगा हल्का फुल्का, जैसे भी मैंने बताया था कि वो पैसे लाया या नहीं लाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो भी दिखाए थे ना सिद्रा वाले सवाल में, वो पैसे लाई या नहीं लाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लाना ना लाना सिर्फ एक जगह फर्क पड़ता है, जब आप 3 साल के लिए पाकिस्तान में नौकरी करने आए हो। अच्छा, बहुत सारी इनकम्स हैं जिनको हम ऐड करके ना लेस करते हैं, जैसे चैप्टर 13 की हैं, एग्रीकल्चर, सपोर्ट पेमेंट, फॉरेन सैलरीज भी ऐड करके लेस किया करें, बाहर के मुल्क की सैलरी। सेक्शन 50 और 51 तो मशहूर ज़माना है अभी जो पढ़ के आए हैं 4 साल और 3 साल वाली बात, इनको भी ऐड करके लेस किया करें। लेकिन छोटी मोटी एग्जाम्पशंस हो ना,
पेंशन, मेडिकल अलाउंस, ये प्रोविडेंट फंड, इनको बस डैश डाल के इग्नोर कर दिया करें। बाकी इनकम्स को सूली तौर पे ऐड करके लेस किया करें। लेकिन अगर पेंशन मिल रही है, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल रीइंबर्समेंट एज पर टर्म, तो डैश डाल के इग्नोर करते रहें। कौन से पेपर क्वेश्चन में पहले करने, ये बच्चे सवाल पूछते थे जो आते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन एग्जाम लीज में किस तरतीब से तैयारी करें, तो बता दिए हेड्स ऑफ इनकम पहले कर लें, फिर न्यूमेरिकल साथ कर लें। सीएस तक तो वैसे ही आता है, लॉसेस का चैप्टर भी ताज़ा किया हुआ, चैप्टर 15 अभी करके खत्म किया। हाउ टू कर लो, तो कर लो, आप भी खत्म किया साथ सानू। एक प्रिपेयर थ्योरी कैसे करनी है, याद करके, विच रेट्स ऑफ मैं क्या करूं, मैं गोल के मिला दूं। ओके ठीक है जी। अब भाई अब ऑप्शनल है आपके पास। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाना चाहते हैं जाएं, हम इसका आखिरी पार्ट बनाने लगे हैं आज के लेक्चर का। क्वेश्चन 2 पेज 448, ये तो साथ ही फिर डिस्कस हो जाएगा उसमें। और लॉसेस के न्यूमेरिकल का टाइम बचा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ पहले कर लें माय डियर, फिर अगला पार्ट बनाते हैं। पेज 461 पे क्वेश्चन 19 का ई और एफ जरा मुझे करवा दें, ताकि एक थोड़ी सी रिवीजन हो जाए चैप्टर 18 में। बस अब बिल्कुल निकल गया है हाथी, दुम रहेगी। आपको पता है दुम निकालने में टाइम थोड़ा, ये आप लोगों का तजुर्बा होगा, मेरा अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है। अच्छा आज तो हमने नहीं छोड़ना, आखिरी घंटा डेढ़ ही बचा है, आज तो हम नहीं छोड़ेगा। हमने तो सेल्स टैक्स के 2 न्यूमेरिकल भी दिए हुए थे डिस्कशन के लिए, हम तो नहीं छोड़ेगा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हाँ जी, ये कौन सा पेज नंबर है? 461। बाकी इंशाल्लाह अपने सेक्रेटरी को फोन करते हैं, डिनर आप दिल्ली में करेंगे आज, रिलैक्स होंगे। पेज 461 लगाएं अपने सेक्रेटरी को फोन, पेज 461। सुल्तान इज अ पार्ट टाइम सिंगर। वैसे तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और कहीं नौकरी कर रहा है। पार्ट टाइम ये लोगों को गुमराह करता है, उसके लिए इसने प्रॉपर एक स्टूडियो खरीदा हुआ है। He sold the building in which studio was situated. उसने बिल्डिंग बेच दी है 10 मिलियन की, और अपने मौसीकी के आलात को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया है जो उसने खरीदी है 74.82 की। तो सादा सी बात है, नई बिल्डिंग की डेफिनेशन रिकॉर्ड कर लेंगे बिजनेस के चैप्टर में, और पुरानी बिल्डिंग की डिस्पोजल। तो एक लफ्ज सवाल में लिखा हुआ है सोल्ड प्रेमिसेस, तो यहां से पता चला पुरानी बिल्डिंग बिक गई, और एक लफ्ज लिखा हुआ है परचेज न्यू बिल्डिंग। 25 लाख रुपया अब्बू ने इस गुमराही में उसके साथ दी है। उसका अब्बू ने कहा 25 लाख मेरी तरफ से डाल, किसी तरह नया स्टूडियो बना, बस फुल स्टॉप। प्रीवियस स्टूडियो जो है वो उसने 14 लाख का खरीदा था, उसकी टैक्स वालों की बीवी मरते मरते 6 लाख पे रह गई थी। नेट इनकम उसने स्टूडियो से कमाई है 9,90,000 नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरीज ऑफ 2 वर्कर्स ऑफ 25,000 एंड 36,000 और बिजली के बिल जो कैश में पे हुए हैं। तो जाहिर बात है कैश के अंदर ये पेमेंट्स तो नहीं होनी चाहिए थी जो ये हैं। तो मैंने कहा था कि अच्छी ऑब्वियसली इस एडजस्टमेंट में रिवीजन है तो कर लें जी। सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट मैं करा रहा हूं। नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी नेट प्रॉफिट कितना है स्टूडियो का? 9,90,000। डन माय डियर? ओके। ऐसे आप लोगों ने लेट करा दिया, मैंने भी तैयारी भी करनी थी जाके। कल का FA2 का लेक्चर है ना, उसकी तैयारी करनी है। उसी की मैं यूरोप जा रही हूँ जी, बातें हैं। अच्छा ये नहीं कि कल टैक्सी FA2 की क्लास में मैं ऐसे आ जाऊँ मुंह उठा के। अच्छा पेज थोड़ी देर बाद पता नहीं, चलें फिर 552 चलें, फिर तो टीचर इसी तरह मुंह उठा के लगाएगा। तैयारी करनी होती है ना, मुंह चुप के तो नहीं आना होता ना, जैसे आप लोग सारी तैयारी करके आए हुए थे कि ये जो कोई भी चैप्टर कल करा सकते हैं। सैलरीज हैं 2 वर्कर्स की 25,000 और 36,000। कौन सी डिसअलाउ कर दें? 36,000 वाली ऐड कर दें।
अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है, बस 36,000 ज़रब 12 432। बाकी यार इसको इग्नोर कर दीजिएगा, डैश डाल के 1,10,000 को दोबारा माइनस करने बोले ना, बिजली के बिल कैश में पे हो गए हैं नहीं, और वो जो वर्कर को 25,000 दिया वो माइनस करना है, वो तो अलाउड है ना 32,000 तक, तो डालने तो बिजली के बिल और वो डैश डैश जीरो डाल के इग्नोर कर सकते हैं आप, बल्कि मैं इग्नोर कर देता हूं, डैश डैश डन। यहां तक नोट कर लें। अब पहले पुरानी बिल्डिंग की डिस्पोजल पसंद करेंगे या नई बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन पसंद करेंगे, जो भी आप पसंद कर लें। पुरानी की डिस्पोजल, ठीक है, वर्किंग नंबर 2 कर लें फिर, पुरानी की डिस्पोजल। पुरानी की कंसिडरेशन बताएं 10, पुरानी की कॉस्ट 1.4, पुरानी की बीवी 6 लाख। ये 3 फिगर्स आपके सामने हैं। अब मुझे बताएं, क्या मैं कह सकता हूं कि कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट? बताएं, consideration received on disposal of building exceed the, therefore we will extend the formula of WDV, disposal of building। किसी को याद हो एक्सटेंड कैसे करते थे फॉर्मूला? कंसिडरेशन लेस टैक्स वालों की WDV, कॉस्ट माइनस accumulated। What is the consideration given in question? What is the cost given in question? Question. What is accumulated depreciation? What is WDV? 600. What is this? अब कोई चीज बताएं, where the consideration exceed the consideration shall be treated as, इसको काट के क्या कर दें? कितने लोगों को याद है ये कैलकुलेशन? $92 डन। डाल दें जी 800 को इधर, एड टैक्स वालों का गेन कितना? 800। सही है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बिकती हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस के चैप्टर के लिए ये रूल है, और किसी चैप्टर के लिए नहीं। आम जो घर प्लॉट वगैरह बेचते हैं, बंगला वगैरह बेचते हैं, उसमें तो ये रूल नहीं है। ये तो जो ऐसे डेप्रिशिएट होते हैं बिजनेस के चैप्टर में, उनके लिए ये रूल है। अब एक चीज रहेगी, उसको वर्किंग में कर लें या यहीं कर लें? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन यहीं कर लें, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। बोलें कॉस्ट नई बिल्डिंग की 74,280, बिल्डिंग के लिए 10, 280 है ना, 820 ज़रब बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। 74 5 to 6। बाकी तो भाई आपको पता है, ये सवाल असल में तो ऊपर से देखें सैलरी का है, तो सैलरी के प्रॉफिट में से ये लॉस तो माइनस होना कोई नहीं भाई। ये मुझे लग रहा है कैरी फॉरवर्ड, पता नहीं हो सकता है कोई प्रॉपर्टी कैपिटल गेन भी सवाल में पढ़े हो, अल्लाह करे पढ़े हो, हमें तो इस वक्त कंसर्न नहीं है, कोई अदर सोर्स वगैरह हो सकता है पढ़ा हो। लेकिन ये बेचारा लॉस आ गया किस चैप्टर में? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस का लॉस आ गया, तो इसको हम सैलरी के प्रॉफिट में से तो माइनस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बाकी हेड्स हुए तो उसमें से इंशाल्लाह माइनस कर लेंगे, उसमें कैसी बात। ये अच्छी सवारी है,
लेकिन मेन इनकम मुझे लग रहा है सवाल में सैलरी की है। अच्छा, लेकिन एक और भी तो है ना, जब हम वर्किंग्स घर में खोलेंगे तो वर्किंग जब घर में खोलेंगे तो अदर सोर्स एक ये भी आएगी 8.5 लाख, और ये भी अदर सोर्स आएगी जो अब्बू से गलती से कैश में लोन ले लिया। तो मुझे ये लग रहा है जो आपके घर में फाइनल वर्जन बनेगा ना सवाल का, उसमें एक आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, एक आएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस, और एक आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आप लोग करेंगे ये कि अदर सोर्स के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस कर देंगे, लेकिन सैलरी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं करेंगे। इसलिए ये पूरा सवाल भी कर लेंगे तो एक अच्छी लॉसेस की रिवीजन भी हो जाएगी। डन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक इस सवाल में ना मसला है, उसको करना नहीं चाहिए था ये, जिस वजह से मैं ये कराता होता हूं, उसको ना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस देना चाहिए था, ताकि वो उल्टाते हम। क्योंकि जब प्रॉफिट दिया हुआ ना, तो प्रॉफिट का मतलब है अकाउंटिंग वालों ने भी कुछ किया होगा, लेकिन ये शायद सिंगर था और खुद ही इसने अकाउंटिंग करने की कोशिश की होगी, इसको बेचारे को पता नहीं होगा क्या करते हैं वगैरह। तो चले यार मैं क्या करूं, अब अकाउंटिंग डेप्शन नहीं दी हुई तो मैं क्या करूं, मैंने तो टैक्स सेक्शन माइनस कर दी, वरना तो फिर सवाल में अगर ये एडजस्टमेंट ही मैं ना करता कि यार ये क्या, तो बहुत ही बोंगी सी होती बात। तो इस सवाल में ये मसला था कि इसमें अकाउंटिंग डेप्शन और अकाउंटिंग गेन लॉस नहीं दिया हुआ था, वो देना चाहिए था, सवाल बनाने वाले से गलती हुई है, वो उल्टाकर ये दोनों चीजें हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। डन। बाकी कोई पुराने सालों के लॉसेस तो है नहीं कि हम सोचें कि ये वाली डिडक्शन बाद में माइनस कर लो और इन चक्करों में पड़ने की, पुराने सालों के लॉसेस तो है नहीं, वो तो जब पुराने सालों के लॉसेस होते हैं तब करते हैं। और उनमें मैंने बता दिया हुआ है कि बिजनेस का जब सॉल्व कर रहे हो तब आप यहीं पे रोक दिया करें, यहीं पे रोक दिया करें, ये माइनस ना किया करें, और पहले माइनस किया करें वर्किंग में, ये वर्किंग में, बाकी लॉसेस फेस पे माइनस किया करें। लेकिन ये जो बिजनेस वाले लॉसेस होते हैं ना, इनको वर्किंग में लाके माइनस, समझ आ रही है बात? क्योंकि बिजनेस के लॉस में 3 चीजें आनी होती है ना, पुरानी डिप्शन, हमारी डिप्शन, पुराना लॉस, तो बिजनेस की लॉसेस की वर्किंग 1 में कर लिया करें, और बाकी जो मेन लॉसेस होते हैं बाकी सारे सवाल के, वो फेस पे उठा के ले जाया करें। उसके लिए अगेन हम डिस्कशन कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। ये क्वेश्चन 4 है जो मार्च 2025 अटेम्प्ट है। अगला पार्ट बनाओ भाई, लेकिन मुझे ये पहले सवाल दिखा लेने दो, क्वेश्चन 2 पेज 448 के ऊपर। सैलरी है, गोल्डन हैंडशेक के पैसे हैं, अप्रूव पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन है, प्लांट का लॉस है, हमारी कुछ वो प्रॉपर्टीज हैं, हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हम कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, फॉरेन करेंसी लोन ले रहे हैं, उससे एसेट खरीद रहे हैं, फिर हम कंप्यूटर एक्सचेंज गेन लॉसेज हैं। इंशाल्लाह हो जाना चाहिए वैसे 40-45 मिनट में, अगर हम इसकी डिस्कशन तक करें। लेकिन अगर इसकी डिस्कशन करते हुए दाएं बाएं निकल गए तो फिर तो टाइम हमें लग सकता है। करो करो जल्दी 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 जल्दी, ये इनको उठने नहीं देना। ये वाला कार्ड दे के आना है, चलो बाद में दे आओ, उधर भी स्लो प्रोग्राम ही होगा, घर बैठे वाले भी, इतनी तेज से कहाँ ले रहे होंगे लेक्चर।